परम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। योगा चित्ति वृत्ति निरोधा, यानी योग के द्वारा आप चंचल मन पे काबू पाते हैं। इसके अलावा आप योग के अभ्यास से मन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए भी प्रयास करते हैं। आरोग्य योग, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अच्छी सेहत कभी खरीदी नहीं जा सकती, वो तो सिर्फ कमाई जा सकती है गाढ़ी मेहनत से और पसीना बहा के। कभी आपने सोचा है कि ईश्वर की सबसे बड़ी देन ये अच्छी सेहत कैसे बचाई जा सकती है? जी हाँ, बचाई जा सकती है योगाभ्यास के द्वारा। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमने एक रिसर्च टीम के द्वारा सर्वे कराया, ये जानने के लिए कि आज कौन कौन सी बीमारियां आम आदमी को परेशान करती हैं। इस सर्वे से हमने क्या पाया, चलिए देखते हैं। मैं किर्लोस्कर कमिस में काम करता हूँ टेम्प्रोरी 6 महीने। खड़ा रहे, उधर काम करते वक्त मेरे को खड़ा रहना पड़ता है ज़्यादा, बहुत देर तक, और मेरे घुटने में दर्द होता है, मेरे को नींद भी नहीं आती रात को। आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट बैंक और मेरे को मेरे लेग्स में पेन है। मेरा नाम दविंदर है, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे काफ़ी टाइम से घुटनों में दर्द होता है। किराना का बिजनेस करते हैं। दुकान में खड़ा रहने के बाद में इधर से यहाँ तक पूरा पैर दुखता है। क्या मतलब पिछले नवंबर से मेरे दाएं घुटने में बहुत दर्द शुरू हो गई है और बहुत मुश्किल पड़ता है। चलने में तो इतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने में और नीचे उतरने में, और एक जगह पर बहुत देर खड़े हों तो वो स्टिफ सी हो जाती हैं और फिर दोबारा थोड़ी सी दर्द होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो ये कहा गया है कि शरीर का धर्म ही कष्ट सहना है और मन का धर्म प्रसन्न रहना, मगर अगर किसी के जोड़ों में तकलीफ हो जाए, जैसे कि घुटने में, तो उसका मन प्रसन्न कैसे रह सकता है? तो चलिए आज हम लोग घुटने की समस्या पर योगाभ्यास के द्वारा कैसे काबू पाया जाता है, इस पर बात करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे बहुत सारे श्रोता इस बीमारी के बारे में ज़रूर कुछ पूछना चाहेंगे। जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि चोट लगने पे या आर्थराइटिस जैसी घुटने की बीमारी हो जाने पर क्या इलाज एक ही प्रकार से होता है? क्या ट्रीटमेंट एक ही तरीके से दिया जा सकता है? और मैं एक और बात भी जानना चाहूँगी साथ ही में कि क्या योग के द्वारा ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि एक बार घुटने में दर्द हो गया या नी पेन शुरू हो गया तो ये फिर चलता ही रहता है, मतलब यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मेडिसिन लाइफ लॉन्ग। तो क्या योग के द्वारा ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है क्या? क्यों ना हम इस सवाल का जवाब योगाचार्य BK Iyengar से सीधे ही पूछ लें। For knees, there are plenty of asanas. Even people whose cartilages have been removed, I have made them to do cross legs, which you cannot believe. If you want to the latest, you know, our journal, BC Joshi, his knee was operated several times because he was a football player and he could not flex at all. And I made him to do Virasana. So is it not a great achievement? So it all depends upon how we have, again, fibers, how to work, how to maintain the patella, how to maintain the cartilages. Though they have no cartilages, the space of the cartilages, how they have to be balanced. When they bend, whether the knee is exactly in its position or it gets tilted, how the quadriceps are working. Quadriceps get tight. It's just not the knee. The moment the knee problem, the quadriceps are very close. So that's why they cannot flex. So first we have to work the other areas where the flexibility has to come before I have to touch the knee. Then if I, like a madcap, if I start working on the knee, then he has to carry his knee on his shoulder. यानी अगर घुटने में आपकी तकलीफ है, चोट है या आर्थराइटिस है, तो हम पहले क्वाड्रिसेप्स जैसी मसल पर काम करेंगे ताकि उस मसल में जब आराम मिल जाए तो आपके घुटने पर सीधे काम किया जा सके। यानी कहने का कुल मतलब यह है कि अप्रोच में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि योगाभ्यास के द्वारा हम न केवल उस हिस्से पर मोबिलिटी लाते हैं, बल्कि ये इलाज परमानेंट होता है। जितनी भी आप रिकवरी करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आपका केस क्या है। गुरुजी के विचार सुनने के बाद
मुझे यकीन है कि हमारे श्रोतागण कुछ और भी सवाल करना चाहेंगे। मैडम मेरा प्रश्न ये है जी। कि योगासनों में ही ऐसी क्या खास बात है जो आम एक्सरसाइज में नहीं है, और मेडिकल साइंस का इस बारे में क्या विचार है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बुद्धिमान व्यक्ति खुद से तो ज़रूर ही करता होगा कि आखिर योग में ऐसा क्या है जो मेडिकल साइंस में नहीं। तो चलिए हम सीधे ये सवाल डॉक्टर कृष्णा रामन से करते हैं। डॉक्टर रामन न केवल योगाभ्यास करते हैं बल्कि डॉक्टर हैं और उन्होंने श्री BKS आयंगर की विधि पर रिसर्च की है। Osteoarthritis of the knee is a degenerative condition, could be progressive, but it's one of the most easiest to treat. What we normally do for this condition is, after examining the patient, we take an X-ray, and if the patient is in acute pain, put the patient on some analgesics. The moment the pain reduces, advise the patient to do some quadricep exercises and knee strengthening exercises and so on. Unfortunately, these are not very beneficial. In my experience as a clinician, yoga is the most ideal way to handle knee disorders, particularly osteoarthritis. Of course, yoga can handle many other knee disorders like a subluxation of the patella or a torn cartilage, even if it is in stage 3 without surgery. Unless, of course, the patient wants to return to an active sporting life when other exercises like dynamic cycling may be necessary. But for a normal life, a healthy normal life, very active life, yoga is more than adequate for these degenerative conditions like osteoarthritis. Now, if you look at the slide here, now this is a normal bone, and underneath that is a cartilage. This is another bone. You can see how different the osteoarthritic knee joint has become. The cartilage is totally worn out, eroded and eaten away. And naturally, this bone ultimately will rub on that bone and there will be a lot of friction. Now, this was seen maybe a decade or two ago only in the age group of 50 or above, but nowadays it's seen in the younger age group. My youngest patient with an arthritic knee is 20. And this is only because of sedentary lifestyles and virtually no exercise. If everybody were to exercise healthily, osteoarthritis would totally, definitely cease to exist on this earth. Of that, I have no doubt. Now, in using exercise as a tool of therapy, I said yoga was most ideal because of the geometry involved. It's non-irritating, there is no pounding or pulsating action, and the different geometry of the asanas tend to soothe the cartilages of the knees rather than irritate it, which most other exercises do. And yoga can provide strengthening exercises, massaging exercises, a combination of strengthening and massaging exercises in one asana, draining exercises, squeezing exercises and so on. So the nature of stimulus provided by the asanas are variety unlike other exercises. But all cases of osteoarthritis are not curable in the sense that depending on the degree of advancement of the disease, when the patient comes to us, if I were to use yoga as a tool in treating the disorder, the outcome varies from patient to patient. But definitely it can be said that a reduction in pain and comfortable life is certain for all patients. Surgery may be necessary in some situations, but most of the time, if the patient is caught early enough, it can definitely be avoided. But there is a genetic predisposition to some people, particularly those who have varus deformities, that means bow legs. The legs are bowed like this. They have a predisposition towards arthritic knees. In these individuals, over the age of 60 or 65, if the varus condition were to progress, then surgery might be necessary. But most of the time, if identified early enough and yoga practice is effective, surgery can definitely be avoided, pain can definitely be reduced, and they can have a healthy life without recourse to pain-killing agents. एक्सरसाइजेज में जैसा उन्होंने कहा योगासन सर्वोत्तम है। उसकी वजह यह है कि कुछ आसनों से घुटने की मालिश होती है, कुछ आसनों से घुटने की ताकत वापस लाई जा सकती है और कुछ आसन कॉम्बिनेशन होते हैं मालिश करने के और ताकत लाने के। इसके अलावा स्क्वीजिंग एक्शन जो बहुत ज़रूरी है क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए ताकि उसमें ब्लड सप्लाई होता रहे, वो भी आसनों के द्वारा बड़ी आसानी से संभव है। इसलिए योगासनों द्वारा घुटने के इलाज में काफ़ी हद तक कामयाबी पाई जा सकती है। तो चलिए अब हम आपको कुछ योगासन सिखाते हैं। ये बहुत ही सरल तरीके हैं जिनसे आप अपनी बीमारियों पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। पहला आसन जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं उसका नाम है ऊर्ध्व प्रसरित पादासन, जो 4 बेल्टों की सहायता से किया जाता है।
स्टूडियो में कुछ सुविधाएं न होने की वजह से ये आसन हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और वहीं सिखाएंगे। पहले आप ताड़ासन में खड़े होते हैं और फिर बेल्ट की सहायता से घुटने के ऊपर कोई 1 इंच ऊपर एक बेल्ट लगाते हैं जिसका सिरा अंदर की ओर होगा। इसी तरीके से एक बेल्ट घुटने के नीचे सिरे पर लगाएंगे, उसका सिरा भी बाहर से अंदर की तरफ होगा। यही क्रिया हम दूसरे पैर के लिए भी करेंगे कि एक बेल्ट घुटने के ऊपर और एक बेल्ट घुटने के नीचे, मगर दोनों के सिरे बाहर से अंदर की ओर। ऐसा हमने तब करना है जबकि जैसा डॉक्टर रामन ने बताया कि आर्थराइटिस होने की वजह से बो शेप पैर हो जाते हैं, घुटने बाहर निकलने लगते हैं, तो उसको हम अंदर की ओर लाते हैं। एक बेल्ट हम जांघों के ठीक बीच में लगाएंगे जिसका सिरा आप किसी और भी रख सकते हैं। ऐसे ही एक बेल्ट हम मिडिल ऑफ द शिन पे लगाएंगे जिसका सिरा आप जांघ की बेल्ट के विपरीत दिशा में रखेंगे। ऐसा हम डायरेक्शन इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके दोनों पैर और घुटने नेचुरल अलाइनमेंट में आ जाएं। अब आप देखिए, हमारी मॉडल के बगल में एक मुड़ी हुई स्टिकी मैट रखी है। इसकी जगह आप कोई कंबल, ब्लैंकेट या चादर यूज कर सकते हैं। एक टाइट रॉल बना के इसे आप इन बेल्ट के बीच में, घुटने के बीच में सीधा लगा लेंगे और फिर अपने घर में कोई ग्रिल या दीवार जिसका सहारा ले सकें उस पर पैर सीधे करके, यानी पैर आपके शरीर से 90 डिग्री पे हैं, ऐसे रखेंगे। ऐसा करने से पैरों में सर्कुलेशन जो है वो ठीक होता है, घुटने खिंचते हैं और आपको बहुत आराम मिलता है। वापस उतरने के लिए आप पैर मोड़ेंगे, बेल्ट ढीली करेंगे और सबसे पहले स्टिकी मैट निकालेंगे ताकि वो आपके ऊपर न गिरे। एक बार अपने शरीर को सरका लेने के बाद आप धीरे से दाईं करवट लेंगे और फिर उठ जाएंगे। जब एक बार आप उठ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है इस बेल्ट को निकालकर ढीला करके बाहर रख देना। इसके बाद जो अब हम आपको आसन दिखाएंगे उस आसन का नाम है 4 बेल्टों द्वारा शवासन। जो घुटने बीमारी की वजह से थक गए हैं या ओवर स्ट्रेन्ड हैं, उनको कैसे आराम दिया जाए, इसको अब हम आपको दिखाएंगे। पहले आप दंडासन में सीधे बैठेंगे। दंडासन यह अवस्था है जहां आपके पैर और धड़ में 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके पश्चात आप, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले स्क्रीन में देखा, इस स्टिकी मैट को लेके पैर के बीचों बीच में लगाएंगे और घुटने का डायरेक्शन बाहर से अंदर की ओर होगा। दिव्या, हाथ लगा के दिखाइए, घुटने का डायरेक्शन बाहर से अंदर। जी हाँ, ऐसे बाहर से अंदर। तो इसलिए जब आप बेल्ट लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको बेल्ट एक घुटने के ऊपर, एक घुटने के नीचे और 2 बेल्ट फ्रंट ऑफ द थाई और मिडिल ऑफ द थाई और मिडिल छिन पे लगाएंगे। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कुल मिलाकर 6 बेल्ट का इस्तेमाल किया है। 2 बेल्ट घुटनों के एक ऊपर, एक नीचे। इसी तरह दूसरे पैर में एक बेल्ट घुटने के ऊपर और एक घुटने के नीचे। दिव्या, जरा सी बेल्ट का डायरेक्शन दिखाइए। चारों ये बेल्ट बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं। इस बात को मैं फिर दोहराना चाहूंगी, चारों बेल्ट जो घुटने के ऊपर और नीचे लगी हैं बाहर से अंदर आएंगी ताकि जिनके घुटने सूज गए हैं या बो शेप्ड लेग्ड हैं वो घुटनों का अलाइनमेंट फिर से वापस आ जाएगा। फिर हम एक बेल्ट मिडिल ऑफ द थाई बांधेंगे और एक दूसरी बेल्ट मिडिल ऑफ द शिन बांधेंगे जो एक दूसरे की ऑपोजिट होंगी। आप बीच में देख रहे हैं कि एक स्टिकी मैट लगी है जो, या आप कोई भी रोल ब्लैंकेट रख सकते हैं, जो दोनों घुटनों के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है और जो घुटने सूजे हुए होते हैं उनके बीच में स्पेस क्रिएट करता है। अब आप एक एक कोहनी का इस्तेमाल करके पहले दाएं कोहनी मोड़िए और फिर बाएं और अपनी पीठ के बल लेट जाइए जैसे कि आप शवासन के लिए लेटते हैं। ब्लैंकेट आपकी गर्दन के लिए है। आपके हाथ साइड में, हथेलियां छत की ओर रहेंगी। इस शवासन की दूसरी खासियत यह है कि घुटने जो सूजे हुए हैं उनके ऊपर की जो मांसपेशियां हैं जिन्हें हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, उनके ऊपर हम भार रखते हैं, जैसे 2 बोल्स्टर, एक के ऊपर एक। आप ज़्यादा सह सकते हैं तो और भी बड़ा भार रख सकते हैं ताकि वो मांसपेशियां जो थक गई हैं उनको आराम मिले। इससे उठने के लिए आप स्वयं भी बोल्स्टर उठा सकते हैं या अगर आपके वहाँ कोई मदद हो तो वो आपके लिए बोल्स्टर उठा के एक साइड में रख देंगे। पैर आपके मोड़ना मुश्किल है तो आपको इसको करने के लिए किसी सहायक की ज़रूरत होगी ताकि वो आपकी बेल्ट को ढीला कर दे।
तो आपकी जब बेल्ट ढीली हो जाए तो आप स्टिकी मैट निकाल लीजिए ताकि जो भी पेशेंट हो उसको उठने में आसानी हो। फिर पैर मोड़िए एक एक करके जितना आपसे मुड़ सके और दाईं करवट लीजिए, क्योंकि बाईं ओर दिल होता है तो उसको स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। दायां हाथ जैसे कि आप देख रहे हैं दाईं कनपट्टी के नीचे है और बायां हाथ फर्श पे है। फर्श को देखते हुए पूरा शरीर मोड़िए और धीमे से उठकर सिंपल लूज क्रॉस लेग्स यानी अलथी पलथी मार के आप बैठ सकते हैं। पहले आप बेल्ट निकाल लीजिए। अलथी पलथी नहीं मार सकता है, घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो पैर सीधा रख सकते हैं या फिर आप सहारा लेके उठ सकते हैं। अब हम आपको जो आसन दिखाने वाले हैं उस आसन का नाम है सुप्त पादांगुष्ठासन, यानी फिर ये एक बार लेट कर करने वाला आसन है, कहीं भी किया जा सकता है और बहुत ही कम साधनों के जरिए। इसके लिए आप फिर एक बार दंडासन में बैठते हैं जैसे नीरू बैठी हुई हैं। देखिए इन्होंने पैर बहुत अच्छे ढंग से ताने हैं, पैर के पंजे खुले हुए हैं, टाइट हैं, उंगलियां छत की ओर हैं, घुटने एकदम खींचे हैं उन्होंने, यानी नी कैप सक्ड इन हैं और क्वाड्रिसेप्स मसल्स टाइट करके वो बैठी हैं। तो आधा काम तो आपने यहीं कर लिया। उसके बाद आप एक एक करके अपनी कोहनी को मोड़ेंगे और जैसे शवासन के लिए आप लेटे थे वैसे ही लेटेंगे, मगर लेटते समय ख्याल रहे कि जो टाइटनेस आपने अपने पैर में बनाई है वो ढीली ना हो सके। फिर आप अगर आपके पास बेल्ट है तो उसका एक लूप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, नहीं है तो घर में दुपट्टा होगा या साड़ी की किनारी होगी या कोई भी लंबा ऐसा वस्त्र जो इसकी जगह काम में लाया जा सके, उसका एक फंदा बनाइए और दाएं पैर मोड़िए और मोड़ के इसके पंजे के ऊपर इस बेल्ट को लगा लीजिए। जब आप ये कार्य कर रहे हैं तो आपका ध्यान बाएं पैर पे रहे, वो टाइट खिंचा हुआ और सीधा रहे और फिर अब आप दाएं पैर को सीधा कीजिए। वास्तव में इस आसन में पैर 90 डिग्री पे रहता है शरीर के, मगर जिनके पैर में तकलीफ है, घुटने सूजे हुए हैं, वो शायद 90 डिग्री पे ना ला सकें। तो आप पैर थोड़ा नीचे रखिए, मगर ख्याल रहे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपकी घुटना सीधा रखने की होनी चाहिए। जब आप इस पैर को सीधा रखते हैं तो क्वाड्रिसेप्स यानी घुटने के ऊपर की मांसपेशियां बहुत टाइट और खिंची हुई रहें। फिर आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो पैर सीधा है वो एकदम टाइट है। जहाँ तक सवाल कितने मिनट या कितने सेकंड का है, शुरुआत आप कुछ सेकंड से कर सकते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है। अब आप इस पैर को मोड़ेंगे और नीचे लाएंगे। यही क्रिया दूसरे पैर से की जाएगी। उठने का फिर वही तरीका है कि आप पैर मोड़ेंगे और दाईं करवट लेंगे। कभी भी जल्दी से उचक के उठना अच्छा नहीं है। फिर आप अपने बाएं हथेली की ओर पूरे शरीर को मोड़ेंगे और धीमे से उठ के बैठ जाएंगे। अब हम आपको एक दूसरा बहुत ही आसान सा आसन सिखाएंगे जो घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस आसन का नाम है वीरासन। आज हम आपको इसकी ऐसी विधि दिखाएंगे जो घुटने की समस्या के लिए खास तौर पर बनाई गई है। आप देखिए जैसे ये नीरू ने एक एडजस्टमेंट किया। एक मिनट मुझे ज़रा दिखाने दें नीरू। एक रोल स्टिकी मैट इन्होंने पहले से बिछा रखी है। इसकी जगह आप एक ब्लैंकेट भी रोल रख सकते हैं या टर्किश टॉवल का रोल भी रख सकते हैं। उसके ऊपर 2, 3 या 4 जितनी आपकी स्टिफनेस हो उसके हिसाब से आप ब्लैंकेट रखेंगे। इसके बाद आप नील डाउन करिए, घुटनों पर बैठिए और जो सामने का एंकल है या टखना है उसको इस रोल के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि कई दफ़ा घुटने की टाइटनेस की वजह से टखना भी बहुत टाइट हो जाता है और आप रख नहीं सकते हैं। फिर जो सबसे इसमें ख़ास बात यह है कि जब भी घुटने की बीमारी होती है तो घुटने के जो पीछे का हिस्सा है, बैक ऑफ द नी है, उस पर सबसे ज़्यादा असर आता है और वो बंद हो जाता है। उसको खोलने के लिए आप एक पतली तकिया या कोई ब्लैंकेट ठीक बैक ऑफ द नी में एकदम सटा के रख देंगे। साथ ही आप अपनी पिंडलियों की मांसपेशियों को पकड़ेंगे यानी काफ मसल्स को और उन्हें टर्न करेंगे अंदर से बाहर की ओर। जब नीरू अंदर से बाहर कर रही हैं उसी समय दिव्या एक पिलो को इनके बैक ऑफ द नी में अच्छे से सटा के रख देंगे और इस प्रकार जब आप बैठते हैं तो आपका हाथ हथेली जो है वो फ्रंट ऑफ द थाई यानी जांघ के ऊपर रहेगा, रीढ़ सीधी रहेगी। देखने वाली बात यह है कि इस तरह से सपोर्टेड आसन करने में आप काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। न केवल इसमें घुटने की एक्सरसाइज हो रही है बल्कि मसाज हो रही है और स्क्वीजिंग एक्शन भी हो रहा है। इससे क्या होता है कि न केवल घुटने की रिकवरी फास्ट होती है बल्कि उसमें स्ट्रेंथ भी आती है। जब आप हाइट बढ़ाएंगे
तो ध्यान देने वाली बात यह है, ये तो स्वस्थ हैं, मगर अगर आप हाइट बढ़ाते हैं और आपको लगता है कि आपका बैलेंस खो रहा है तो आप आगे कोई स्टूल रख सकते हैं जिसको आप पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आप जब बैठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है, आपको ये भय नहीं है कि नी कोई और दूसरी इंजरी होगी, और रिकवरी ज़रूर ही होनी है। इस आसन से निकलने के लिए पहले आप हथेली फर्श पे रखिए और आगे झुकिए, फिर एक एक करके अपने पीछे से जो आपने सपोर्ट लिया है वो निकाल लीजिए और फिर धीरे से आप इस आसन से बाहर आ सकते हैं। इस आसन के बाद हम आपको जो आसन दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है विपरीत करनी। ये विपरीत करनी हम पैर मुड़ी हुई अवस्था में दिखाएंगे, इसलिए हम इसे बेंट लेग विपरीत करनी भी कहते हैं। ये सामान्यतः अभ्यास के अंत में किया जाता है क्योंकि ये पूरी तरह शवासन की तरह है। इससे न केवल आपका शरीर और मन शांत और आरामदेह स्थिति में होता है, बल्कि जो घुटने में आपकी तकलीफ है वो भी बहुत कम होती है क्योंकि घुटने को रेस्ट मिलता है। इसके लिए आप देखिए कि कैसे ये बैठी हुई हैं। एक बोल्स्टर जो कि कुर्सी के ठीक सामने रखा है, उसमें ये साइड वाइज बैठी हैं। बोल्स्टर के सामने एक इन्होंने ब्लैंकेट पतला करके लगाया है जो इनकी धड़ को रेस्ट देगा। अब आप धीरे से अपने घुटनों को इस कुर्सी के ऊपर रखिए, आराम से काम करिए। दोनों हाथ आपके पीछे हैं जमीन पर। इसका एंगल ध्यान रहे कि 90 डिग्री रहे, यानी शिन बोन और थाई के बीच का एंगल 90 डिग्री है। जब आपने अपने को ऐसे एडजस्ट कर लिया तो थोड़ा सा बटक्स आप चेयर की तरफ खिसकाइए और धीरे से कोहनी मोड़ते हुए आप अपनी पीठ पर लेट जाइए। एक बार जब आराम से आप लेट जाएं तो आप इस बोल्स्टर को अपनी ओर ऊपर की ओर और खींच सकते हैं ताकि आपकी लोअर एब्डोमेन रेस्ट करे, पटक्स भी रेस्ट करें। इस अवस्था में न केवल शरीर, संपूर्ण शरीर शवासन की स्थिति में आ जाता है, बल्कि अगर आप घुटनों को देखिए तो जो घुटने स्टिफ हो गए हैं उसमें एक एंगल बनने की वजह से मोड़ की या मोबिलिटी की शुरुआत है, और क्योंकि ये रेस्टेड हैं तो इनमें एक बहुत अच्छा आराम उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आप आंखें बंद करके, जिनको घुटने की तकलीफ है, ऐसे भी शवासन कर सकते हैं क्योंकि दर्द में आदमी लेट नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता। इस आसन से निकलने के लिए जो विधि है वो भी फिर वैसी ही है कि आप हाथ को एक एक करके सीने पर लाइए और फिर घुटनों को कुर्सी से सावधानी पूर्वक बाहर निकालिए। आप अपने शरीर को पीछे धक्का देके निकल सकते हैं, या बहुत तकलीफ हो तो जैसे ही आप पैर नीचे उतारें दाईं करवट ले लें। जब भी आप दाईं करवट लेंगे बायां हाथ फर्श की ओर रहेगा, फिर पूरा शरीर बाएं हाथ की तरफ मोड़िए और धीरे से उठ जाइए। इस आसन को आप बड़े आराम से 5 मिनट तक कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि आसनों के द्वारा घुटने की बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। गुरुजी ने कई दफा कहा है, इफ यू कांट क्योर यू कैन एंड्योर। कम से कम आसनों के जरिए आप एक सामान्य जिंदगी तो जी ही सकते हैं। मैडम, मेरी उम्र 50 वर्ष की है। मेरे घुटने में दर्द रहता है और मैं चलती फिरती हूँ तो इतना अधिक दर्द नहीं होता, मैं कुछ सह सकती हूँ, लेकिन जब सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ती हैं तो मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या योग में इसका समाधान है? मुझसे पूछेंगे तो जवाब हमेशा की तरह होगा कि जी हाँ, समाधान है। उर्मिला जी, आपने अभी तक आसन शुरू नहीं किए हैं, तो हो सकता है अभी तो शुरुआत है, आप चल फिर तो रही हैं, लेकिन सिर्फ सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ है। थोड़ी दिनों बाद अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो हो सकता है यही समस्या लगातार बनी रहे। जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। पहले शुरुआत तो करनी ही होगी, तभी लाभ या हानि का पता चलेगा। हालांकि योगाभ्यास के द्वारा सिर्फ लाभ ही लाभ है। क्या अच्छा हो कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो इस समस्या से योगाभ्यास द्वारा उबरा हो। तो चलिए आज मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ एक डॉक्टर से, डॉक्टर प्यूमोरी। मिलते हैं डॉक्टर प्यूमोरी से। एक दिन रेगुलर डेली एक्सरसाइज रनिंग करके मैं घर आई, सोई, और दूसरे दिन जब उठी तो मेरे दोनों घुटने सूजे हुए थे, दर्द था, और वहाँ से जो शुरुआत हो गई उससे मेरी नी इंजरी चालू हो गई। पहले तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई, दवाइयाँ खाई, पेन किलर्स खाए, थोड़ा
डायथर्मी लिया, क्रीम्स लगाए, एक्सरे निकाला और फिर उन्होंने बोला कि कार्टिलेज में टेयर नहीं है, लिगामेंट में टेयर नहीं है, तो आप अभी पेन किलर्स 10 दिन खाने के बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज चालू करना। इसलिए उन्होंने फिजियोथेरेपी बोली और जब मैं फिजियोथेरेपी करने लगी उन्होंने मेरा नी का टेपिंग किया, क्योंकि मेरा जो नी कैप है वो बाहर की बाजू सरक रहा था लिगामेंट्स लूज होने के नाते, तो वो टेपिंग किया। उसके साथ साथ मैंने फिजियोथेरेपी चालू की, लेकिन जब टेपिंग बंद हो गया तो फिजियोथेरेपी ने मेरे को और भी पेन बढ़ा दिया और सूजन बढ़ा दी। तो मैंने सोचा कि ये मेरे को फ़ायदा नहीं दे रहा है और इसलिए मैंने एलोपैथिक फिजियोथेरेपी रूटीन बंद करके योगा चालू किया। अभी 1.5 बरस से कर रही हूँ और ग्रेजुअली मेरे को ये पता है, मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने भी बोला है कि नी का जो बाहर हिलना था नी कैप का वो अब कम हो गया है, ज़्यादा नी कैप जगह में रहती है। मेरा पेन एट रेस्ट जो था कि कंटिन्यूस 4-6 महीने मेरे को पेन था, बैठे बैठे भी पेन था, वो टोटली गया है कि अभी मेरे को डेली रूटीन करने में पेन नहीं आता है। और ज़्यादा चली या हिल क्लाइंबिंग किया तो आता है, लेकिन धीमा जो एक्सरसाइज है रेगुलर हमारा घर में चलना या स्विमिंग करना, उससे मेरे को पेन नहीं होता है। तो फॉर मी दैट इज़ अ बिग बून टू बी नॉट इन पेन। और मेरा स्वेलिंग भी है वो भी कम्प्लीटली गया है। मैं मेरे घुटने बेंड कर सकती हूँ कम्प्लीटली, जो मैं कर नहीं पाती थी। मेरा जो प्रॉब्लम है वो इंजरी का है, लेकिन दूसरे लोग हैं किसी का कार्टिलेज टेयर हो गया है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये अलग अलग बीमारियां होती है नी की। हमारे क्लास में यहाँ ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, सब लोगों को इससे फ़ायदा है और इसका मेन जो रीज़न है मेरे को लगता है कि योगा में पैसिव स्ट्रेचिंग करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप कदम बढ़ाएं, क्योंकि मंजिल तो मिलनी ही है, चाहे रास्ते छोटे हों या बड़े, मुश्किल हो या आसान, चलना ज़रूरी है। अगले सप्ताह हम आपको पाइल्स की बीमारी के बारे में बताएंगे। आप हमें अपनी समस्या ज़रूर लिखें। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर जाने से पहले हमारा पता ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नमस्कार। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। ना भटके मन, ना सोए तन, काज यही इस तप का। 8 कदम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का।